हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 सेकंड बुक का, जिसका टाइटल था एक दल के प्रभुत्व का दौर। उस चैप्टर में बच्चों हमने ये डिस्कस कर लिया था कि भारत में किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई और भारत को लोकतंत्र की स्थापना करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बच्चों हमने चुनाव आयोग के बारे में भी डिस्कस किया था और हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि भारत में मतदान के किन किन तरीकों का प्रयोग किया गया। बच्चों, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भारत में पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका पूरा नाम है, उस पार्टी को जीत मिली। और बच्चों, कई चुनावों में लगातार इसी पार्टी को भारत के अंदर जीत मिलती रही। इसीलिए बच्चों हमारे चैप्टर का भी टाइटल क्या है, एक दल के प्रभुत्व का युग। बच्चों, युग का मतलब होता है एक बहुत लंबा समय, आप युग कह लीजिए या दौर कह लीजिए। युग या दौर का मतलब होता है एक बहुत लंबा टाइम पीरियड, एक बहुत लंबा समय। तो यानी बच्चों, भारत में शुरुआती दौर में जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और कई सालों तक, यानी कई दशकों तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया। तो आइए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं इस टेबल के माध्यम से कि किस तरीके से कितनी कितनी सीटें जीतकर कांग्रेस ने देश के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए रखा। तो बच्चों, यहां हम पहले आम चुनाव की बात कर रहे हैं जो 1952 में कराया गया। इस चुनाव में कुल लोकसभा की 489 सीटों के लिए बच्चों चुनाव करवाया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर 364 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती बच्चों? 364 सीटें पहले ही आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत ली, जो बच्चों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। इसके अलावा ये जो चुनाव हुआ था बच्चों, इस चुनाव में कुल जो राष्ट्रीय दल थे वो 14 राष्ट्रीय दल थे जिन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया, और जो प्रांतीय दल यानी राज्य दल थे वो 52 थे। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में दो तरीके के राजनीतिक दल होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल और एक होते हैं बच्चों प्रांतीय या राज्य राजनीतिक दल। बच्चों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो होते हैं जो एक से अधिक राज्यों के अंदर फैले होते हैं, जिनकी लोकसभा में कुछ सीटें होती हैं। वहीं प्रांतीय दल वो होते हैं बच्चों जो अपने राज्य में ही सीमित होते हैं। तो पहले आम चुनाव के समय 14 राष्ट्रीय दलों ने हिस्सा लिया और 52 प्रांतीय दलों ने हिस्सा लिया। और बच्चों, जो पार्टी दूसरे नंबर पर आई, यानी कांग्रेस पार्टी की 364 सीटों के बाद जिस पार्टी को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें मिली बच्चों, उसका नाम था भारतीय समाजवादी पार्टी या भारतीय समाजवादी दल। इस पार्टी को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें मिली और जो कितनी थी बच्चों? 16 सीटें थी। कितनी सीटें थी बच्चों? 16 सीटें भारतीय समाजवादी दल को पहले आम चुनाव के समय मिली। और बच्चों, पहले आम चुनाव के समय 3283 यानी 3283 विधायकों के लिए चुनाव करवाया गया था, यानी 3283 विधानसभा की सीटें पहले आम चुनाव में थी, जिसमें अकेले कांग्रेस ने अपने दम पर बच्चों 2246 सीटें जीती थी। कितनी जीती थी बच्चों? 2246 सीटें विधानसभा की कांग्रेस ने पहले आम चुनाव के समय जीती थी। अब बच्चों बात करेंगे दूसरे आम चुनाव की। बच्चों, दूसरा आम चुनाव 1957 में यानी 1957 में हुआ। बच्चों, ये एक बहुत लॉजिकल सी बात है, भारत में हर 5 साल बाद चुनाव करवाए जाते हैं। जब 1952 में चुनाव हुआ था तो जाहिर सी बात है 5 साल बाद चुनाव कब हुआ? 1957 में। और बच्चों, इस चुनाव में जो कुल सीटें थी वो थी 494 और इसमें से कांग्रेस ने अपने दम पर 371 सीटें जीती। बच्चों, कितनी सीटें जीती? 371 सीटें। और बच्चों, इस चुनाव के समय कुल राष्ट्रीय दलों की जो संख्या थी वो 4 थी और बच्चों प्रांतीय दलों की संख्या 12 थी। और बच्चों, इस बार भी जो दल दूसरे नंबर पर आया था, जो पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी, यानी जिस पार्टी को कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी बच्चों, उस पार्टी का नाम था भारतीय समाजवादी पार्टी, जिसको लोकसभा में 27 सीटें मिली। बच्चों, कितनी सीटें मिली? 27 सीटें। और बच्चों, दूसरे आम चुनाव के समय विधानसभा की जो कुल सीटें थी वो थी 3102 यानी 3102 कुल सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने बच्चों 2012 सीटें जीती। बच्चों, कितनी सीटें जीती? 2012 सीटें कांग्रेस पार्टी ने बच्चों विधानसभा की जीती दूसरे आम चुनाव में।
बच्चों अब बात करते हैं तीसरे आम चुनाव की। बच्चों तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। मैंने अभी बताया कि 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं। तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस जो कुल सीटें थी वो थी 494। बच्चों कितनी सीटें थी? कुल 494 जिनके लिए चुनाव करवाया गया, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को कुल 361 सीटें मिली। बच्चों कितनी सीटें मिली? 361। और बच्चों इस चुनाव में कुल राष्ट्रीय जो दल थे जिन्होंने हिस्सा लिया था उनकी संख्या थी 9, और जो कुल प्रांतीय यानी राज्य दल थे जिन्होंने हिस्सा लिया था उनकी संख्या थी बच्चों 7। और इस तीसरे चुनाव में भी भारतीय समाजवादी दल ही बच्चों दूसरे नंबर पर रहा, और उसको कितनी सीटें मिली बच्चों? 29 सीटें मिली। और बच्चों तीसरे चुनाव के समय जो विधानसभा की सीटें थी वो बच्चों 3008 थी। कितनी सीटें थी बच्चों? 3008, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने 1904 सीटें जीती। बच्चों कितनी सीटें जीती? 1904। इस टेबल से बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि शुरुआती तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी की ही देश में सरकार बनी। न केवल लोकसभा में के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, बल्कि विधानसभा की भी अधिकतर सीटों पर किसे जीत मिली? कांग्रेस पार्टी को ही मिली। यानी देश के अंदर केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और बच्चों देश के अंदर जो अधिकतर राज्य थे, अधिकांश राज्य थे, उनमें भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की ही बच्चों सरकार थी। इसीलिए चैप्टर का टाइटल भी यही दिया गया, एक दलीय प्रभुत्व का युग। बच्चों बार बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती रही, बार बार कांग्रेस पार्टी ने ही देश के ऊपर शासन करा। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे हम यही डिस्कस करेंगे कि बार बार कांग्रेस पार्टी के चुनावों में जीतने के पीछे क्या कारण थे। बच्चों आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, यह टेबल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसमें आपकी बुक से जो 2-3 पेजों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उनको बहुत शॉर्ट करके इस टेबल में आप लोगों के सामने लिखा गया है। तो आप लोग इस टेबल को अपनी कॉपी में जरूर नोट करें और इसको याद करने की भी कोशिश करें। आइए अब नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रथम कुछ चुनावों में कांग्रेस पार्टी का देश पर दबदबा रहा या देश पर प्रभुत्व रहा। बच्चों कांग्रेस पार्टी का जो लंबे समय तक देश पर शासन रहा या दबदबा रहा या आप कह लीजिए प्रभुत्व रहा या डोमिनेंस रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण थे, कुछ तथ्य थे, कुछ रीजंस थे। जो तथ्य या रीजन बच्चों यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों सबसे पहला जो रीजन था या सबसे पहला जो कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण था वो था हमारे देश की चुनाव प्रणाली। हमारे देश की क्या बच्चों? चुनाव प्रणाली। बच्चों आप लोगों को ये पता होगा, 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि भारत के अंदर चुनावों में जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उस प्रणाली का नाम है बच्चों सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली। क्या नाम है बच्चों? सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली। बच्चों ये प्रणाली होती क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली का मतलब होता है कि यदि चुनाव के अंदर जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, फॉर एन एग्जाम्पल यदि किसी चुनाव में 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन चारों में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत यानी वोट मिलेंगे वही उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही कैंडिडेट या वही उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। इसी को बच्चों कहते हैं सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली। इंग्लिश में बच्चों कहेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहेंगे बच्चों? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो बच्चों भारत में इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। यही प्रणाली कारण थी कि कांग्रेस पार्टी बार बार देश के अंदर चुनाव जीतती रही। बच्चों अगर हम 1952 के यानी पहले आम चुनाव का विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 45% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले बच्चों? 45% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। और 45% वोट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बच्चों 75% सीटें जीत ली। बच्चों महज 45% वोट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बच्चों 75% सीटें जीत ली। वहीं जो अन्य दल थे उन्हें 10% वोट मिले और वो मात्र 3% सीटें जीत पाए। बच्चों कितनी परसेंट सीटें जीत पाए? मात्र 3%। इससे हमें यह पता लगता है कि जो हमने चुनाव प्रणाली अपनाई उसी के कारण कांग्रेस लंबे अरसे तक चुनाव जीतती रही और देश पर शासन करती रही।
आशा है कि आप समझ गए होंगे। बच्चों दूसरा पॉइंट देखते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व का, वो है राष्ट्रीय आंदोलनों में कांग्रेस की प्रशंसनीय भूमिका। बच्चों आप सब जानते हो कि भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना शोषण करा, किस तरीके से भारतीयों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किए गए। और आपको पता है भारत को आजाद कराने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के अंदर बहुत सारे नेताओं के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। बच्चों ये जितने भी आंदोलन चलाए गए, इन आंदोलनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की जो भूमिका थी वो बहुत उल्लेखनीय थी, वो बहुत प्रशंसनीय थी। यही रीजन था कि बच्चों कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती रही। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया था और भारत को आजादी दिलाने में कांग्रेस का योगदान भी था। इसीलिए बच्चों कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद करते थे और बार बार चुनावों में लोगों ने अपना मत किसे दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक देश पर शासन करती रही। बच्चों तीसरा रीजन है कांग्रेस के भीतर लोकप्रिय नेताओं का होना। बच्चों आप देखोगे कि कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम जैसे बहुत लोकप्रिय, बहुत प्रसिद्ध नेता थे, जिन पर लोगों का अटूट विश्वास था, जिन पर लोगों का बहुत गहरा विश्वास था। इसीलिए लोगों ने बच्चों अपना बार बार वोट किसे दिया, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लोगों की पसंद के जितने भी नेता थे वो सभी कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। महात्मा गांधी, जिन्हें आप सब राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश की अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री, देश की प्रथम निर्वाचित सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम विदेश मंत्री। क्यों इतने सारे पद पर ये रहे? क्योंकि बच्चों देश के जो लोग थे उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अटूट विश्वास था। लोगों का ये मानना था, न केवल भारत के लोगों का बल्कि विदेशियों का भी ये मानना था कि यदि भारत के अंदर किसी नेता की लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आस्था है तो बच्चों उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर भी रहे, ये भी कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। अबुल कलाम आजाद साहब जो बंटवारे के विरोधी थे और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने, बच्चों वो भी कांग्रेस पार्टी के, और बहुत सारे लोकप्रिय नेता कांग्रेस के अंदर थे। इसीलिए बच्चों लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करते थे। बच्चों अगला रीजन था कांग्रेस के प्रभुत्व का, स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस पार्टी का सारे देश में फैल जाना। बच्चों कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर इसीलिए रही, इसको नंबर 1 पर रहने का लाभ इसीलिए मिला क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना थी बच्चों वो आजादी से 62 साल पहले यानी 1885 में ही कर दी गई थी। आपको मैंने बताया कि कब की गई कांग्रेस की स्थापना, 1885 में। किसके द्वारा की गई बच्चों? एओ ह्यूम के द्वारा की गई बच्चों। और कांग्रेस पार्टी आजादी से 62 साल पहले ही अपने अस्तित्व में आ गई थी। इसीलिए देश जब तक आजाद हुआ तब तक कांग्रेस पार्टी बच्चों पूरे देश में फैल चुकी थी और पूरे देश में फैलने के कारण ही कांग्रेस को यह लाभ प्राप्त हुआ कि कांग्रेस पार्टी बार बार चुनावों में जीतती रही। ये सारे रीजंस थे बच्चों जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी शुरुआती चुनावों में जीतती रही। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखे गए हैं, आप इनको पेपर में आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चों आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं। चलिए बच्चों तो अभी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी शुरुआती चुनावों में बार बार जीतती रही, तो उसके पीछे क्या कारण थे वो हमने अभी देखा था। बच्चों अब हम ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या क्या विचारधाराएं थी, क्या कांग्रेस पार्टी की क्या क्या विशेषताएं थी। बच्चों हेडिंग है कांग्रेस एक सामाजिक एवं विचारधारा के गठबंधन के रूप में, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर किन किन चीजों का समावेश था, कांग्रेस पार्टी के क्या क्या गुण थे। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे जनव्यापी राजनीतिक पार्टी। बच्चों कांग्रेस एक ऐसा दल बन चुका था जो देश के अंदर हर राज्य में, हर प्रांत में, हर जिले में, हर एक स्थान पर पहुंच चुका था। देश के अंदर चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी का जन संपर्क था। बच्चों आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग का कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करती थी। शुरुआत में तो कांग्रेस पार्टी के अंदर केवल पढ़े लिखे लोग शामिल थे, तो ऐसा लगता था जैसे पढ़े लिखे लोगों का ही एक गुट हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे समय के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने
हर वर्ग के लोगों का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया, हर वर्ग के लोगों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। संविधान सभा के भी जो बच्चे सदस्य थे उनमें से लगभग सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी से ही थे बच्चों, कांग्रेस पार्टी से ही थे बच्चों, लगभग सभी सदस्य जो संविधान सभा के अंदर थे। इसके अलावा बच्चों कांग्रेस स्वतंत्रता के समय तक पूरे देश में फैल चुकी थी बच्चों। जो कांग्रेस पार्टी थी जब तक हम आजाद हुए 1947 तक, जब तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर फैल चुकी थी, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में यानी आजादी से 62 साल पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए जब तक देश आजाद हुआ तब तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर फैल चुकी थी बच्चों। कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में बच्चों कांग्रेस में हर विचारधारा के लोगों को स्थान प्राप्त था, यानी कांग्रेस के अंदर हर विचारधारा के लोग मौजूद थे, चाहे वो समाजवादी विचारधारा के लोग हों, चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हों, चाहे वो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हों, चाहे वो किसान विचारधारा वाले लोग हों, हर विचारधारा के लोगों को कांग्रेस पार्टी के अंदर स्थान प्राप्त था। हर विचार को कांग्रेस पार्टी महत्व देती थी, हर व्यक्ति के विचारों को वहां सुना जाता था, उन पर विचार और विमर्श किया जाता था बच्चों। यहां तक कि 1942 तक भी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी में रहकर ही काम करती रही बच्चों। 1942 तक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किस में रहकर काम करती रही बच्चों? कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहकर काम करती रही। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बच्चों। सहिष्णुता और गुटों का प्रबंधन, कई बार दूसरे गुटों के साथ कार्य करने के लिए भी कांग्रेस ने अपने मूल्यों के साथ समझौता किया बच्चों। कई बार ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई कि दूसरी पार्टियों को साथ लाने के लिए, दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस को अपने सिद्धांतों के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने विचारों के साथ समझौता करना पड़ा बच्चों। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मुस्लिम लीग जिसके विचारों के कारण भारत का बंटवारा हुआ, उस पार्टी के साथ मिलकर भी कांग्रेस पार्टी ने काम किया ताकि वो देश को एकजुट कर सके बच्चों। कांग्रेस पार्टी में अधिक सहनशीलता थी, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि कभी ऐसी स्थिति पैदा भी हो जाती थी जब नेताओं के बीच विचारधारात्मक गतिरोध पैदा हो जाता था, तो कांग्रेस पार्टी इतनी सहनशील थी कि कांग्रेस पार्टी उन समस्याओं को बड़ी ही आसानी से सुलझा लिया करती थी बच्चों। ये तो बात हुई कांग्रेस पार्टी की कुछ विशेषताओं की बच्चों। कांग्रेस पार्टी तो देश में मौजूद ही थी, साथ ही साथ अन्य कुछ विपक्षी पार्टियां भी देश के अंदर मौजूद थी बच्चों। दो तरीके की पार्टियां मैंने आपको ये बता दी, एक होती है विपक्षी पार्टियां, एक होते हैं सत्ता दल। एक विपक्षी दल और एक सत्ता दल बच्चों। सत्ता दल वो होते हैं जो चुनावों में जीत जाते हैं और चुनावों में जीतने के बाद उनको बहुमत प्राप्त हो जाता है और फिर वो सरकार में बैठने का काम करते हैं। जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक सत्ताधारी दल है। वहीं बच्चों जो दल चुनावों में हार जाते हैं वो विपक्ष में बैठने का काम करते हैं, उन्हें हम विपक्षी दल कहते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी के अलावा जो दूसरे दल हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी इस समय विपक्षी दल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक सत्ताधारी दल है। ऐसे ही बच्चों कुछ विपक्षी पार्टियां थी, क्योंकि सत्ता में तो कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। सबसे पहले थी बच्चों समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की स्थापना बच्चों 1934 में हुई और मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि पहले ये समाजवादी दल किसका हिस्सा था? कांग्रेस पार्टी का ही बच्चों एक हिस्सा था। विचारधारा क्या थी इस पार्टी के बच्चों? लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन सी विचारधारा थी? लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा थी बच्चों। संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जिनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे कि बच्चों इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया बच्चों, जिन्होंने आगे चलकर 1967 के आम चुनाव के समय सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करा। इसके अलावा बच्चों आचार्य नरेंद्र देवा, इन सभी लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट पार्टी की बच्चों स्थापना करी। कब करी बच्चों? 1934 में की। अगला विपक्षी दल था बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बच्चों इसकी स्थापना 1924 में की गई। कब की गई? 1924 में। और इस पार्टी की जो विचारधारा थी वो बच्चों क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी बच्चों? क्रांतिकारी समाजवादी थी। इसकी भी विचारधारा समाजवादी थी, समाजवादी पार्टी की भी विचारधारा समाजवादी, लेकिन उसकी विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवादी थी
और इसकी विचारधारा क्रांतिकारी समाजवादी थी। और बच्चों इसके संस्थापक थे मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन थे बच्चों? मानवेंद्र नाथ रॉय इस पार्टी के जो है बच्चों संस्थापक थे। अगला विपक्षी दल है बच्चों भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना 1951 में की गई। कब की गई बच्चों? 1951 में। और इसकी विचारधारा क्या थी बच्चों? हिंदुत्ववादी विचारधारा थी, भारत को एकजुट करने की विचारधारा थी। बच्चों संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और बच्चों आगे चलकर 1980 में यही भारतीय जनसंघ क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वर्तमान में देश के अंदर क्या है बच्चों? सरकार है। आगे है बच्चों स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी बच्चों? स्वतंत्र पार्टी, जिसकी स्थापना 1959 में की गई। और बच्चों इस पार्टी की विचारधारा थी उदार रूढ़िवादी और धर्मनिरपेक्षता। बच्चों धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना करना, किसी भी धर्म के साथ पक्षपात ना करना। और रूढ़िवाद का मतलब होता है बच्चों पुराने ख्यालों की विचारधारा, पुराने समय की विचारधारा। और बच्चों इसके संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बच्चों स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। बच्चों ये थी कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस के अलावा देश के अंदर मौजूद थी। और बच्चों ये जो समाजवादी पार्टी है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि कांग्रेस पार्टी तो पहले स्थान पर आती थी और शुरुआती चुनावों में जो दूसरे स्थान पर पार्टी आती थी वो बच्चों यही समाजवादी पार्टी थी। बच्चों इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर सेकंड है सेकंड बुक का, जिसका टाइटल है क्या? एक दल के प्रभुत्व का युग, ये बच्चों यहां फिनिश हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें क्योंकि बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों यहीं पर हमारा जो सितंबर में एग्जाम होंगे ऐसे 1 के क्लास 12 के आपके जो स्कूल के अंदर ही होंगे, उसमें आपकी सेकंड बुक से केवल 2 ही चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो हम पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का युग जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की फर्स्ट बुक जिसका टाइटल है समकालीन विश्व में राजनीति, जहां हम पूरी दुनिया की राजनीति की बात करेंगे, उस बुक को स्टार्ट करेंगे। और बच्चों उस बुक का भी हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बाकी बच्चों ऐसे 1 में यहां से सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे, बाकी जो चैप्टर होंगे वो आपकी फर्स्ट बुक से आएंगे। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की सी राजगोपालाचारी ने। तो बच्चों ये कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियां थी जो कांग्रेस पार्टी के अलावा भी देश के अंदर मौजूद थी। बच्चों ये वही समाजवादी पार्टी है जो शुरुआती चुनावों में दूसरे नंबर पर आती थी, क्योंकि पहले नंबर पर कौन आती थी? कांग्रेस पार्टी आती थी। बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का युग, ये फिनिश हो जाता है। बच्चों एक बार वन शॉट में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारत ने लोकतंत्र की स्थापना कैसे की, लोकतंत्र की स्थापना करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चुनाव आयोग कैसे बनाया गया, मतदान के किन किन तरीकों का हमने प्रयोग किया। इसके अलावा बच्चों हमने देखा कांग्रेस पार्टी के उदय के क्या कारण थे, वो कैसे बार बार चुनावों में जीतती रही, कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधाराएं थी और कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियों के बारे में भी बच्चों हमने चर्चा की। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट वीडियोस में हमने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था जिसका टाइटल था बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो आपके पेपर में बोर्ड में 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है बच्चों आपका ये एक दलीय प्रभुत्व का युग, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। बच्चों पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की फर्स्ट बुक के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है दो ध्रुवीयता का अंत। क्योंकि बच्चों इस बुक से आपके ऐसे 1 में केवल 2 ही चैप्टर आएंगे, एक पहला जो हमने पढ़ लिया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और दूसरा ये एक दल के प्रभुत्व का युग। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।